गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यूनिट नंबर 7 पे हैं, ठीक है, 7th यूनिट पे। और ये यूनिट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें देखोगे तो आपको दिखा देता हूँ कितना पेज है। 1 2 2 पेज है, ठीक है। 2 पेज में भी मैंने बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए 2 पेज है, अदरवाइज 2 पेज भी नहीं है। आप इसकी डेफिनेशंस देखोगे तो सारी डेफिनेशन एक पेज में, इसमें सिर्फ 4 डेफिनेशन है और ये यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 4 ये पहले है क्या, तो देखो हम अकाउंट्स में चीज़ें मेजर करते हैं, यस और नो। जैसे एसेट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप की वैल्यूज निकल सकती हैं कोई चीज की, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन अकाउंट्स। तो वो कौन कौन सी वैल्यू होती हैं वही चीज डिस्कस करें। यानी एक चीज को हम 4 लेवल पे नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वो 4 कौन कौन से तरीके हैं या फिर 4 कौन कौन से लेवल है उनका डिस्कशन करना है। तो सबसे पहला जो है उसमें वो हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ये होता है, अगर असेट की बात करूं तो असेट के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट वो होता है कि जो अमाउंट कैश या कैश जैसा कोई दूसरा एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हमने पे किया था इस एसेट को अक्वायर करने के लिए पास्ट में, ठीक है। तो असेट्स आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। यानी परचेस, एक्विजिशन मतलब क्या है, परचेस के टाइम पे। तो व्हेन वी परचेज एसेट, और उस टाइम पे जो पैसे दिए थे उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, उस एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। क्या होती है उस एसेट की? हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि वो पास्ट में हमने परचेस किया था ना, तब पे किया था, हिस्ट्री, इसलिए बोलते हैं उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट। और लाइबिलिटीज के लिए क्या लिखा गया है कि लाइबिलिटीज को हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ ऑब्लिगेशन। कहने से बैंक से लोन लिया, बैंक से क्या किया मैंने, 5 लाख रुपए का लोन लिया। तो जब मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया तो कहने से मेरे ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ गया कि फ्यूचर में मुझे बैंक को क्या करना पड़ेगा, 50 लाख रुपए, 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये ऑब्लिगेशन लेने के, इस ऑब्लिगेशन को मैंने लिया, इससे लीगली मैं बाउंड हुआ हूं। इसके बदले कहने से आज तो बैंक ने मुझे पैसे दिए हैं ना, तो जितने पैसे बैंक ने मुझे आज दिए हैं दैट इज ए हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ ए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है कि जब वो लाइबिलिटी हम इनकर करते हैं तब हमें कितना कैश या कैश के इक्विवेलेंट में कुछ अमाउंट रिसीव हो रहा है, वो अमाउंट क्या होता है उसका, हमारे लिए उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। या फिर एक दूसरा तरीका और है, इन सम सर्कमस्टेंसेस, कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी होता है, लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू सेटिस्फाई इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी या तो हम लाइबिलिटी को किस पे रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी की हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। एक तो वो हो सकती है अमाउंट रिसीव्ड, यानी जब हम लोग ने ये लाइबिलिटी इनकर की थी तब हमने अमाउंट कितनी रिसीव की थी। मैंने 5 लाख का लोन लिया था तो मुझे कितना पैसा मिला होगा, 5 लाख रुपए मिला होगा। तो 5 लाख मेरे लिए क्या होगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी। लेकिन कुछ केसेस के अंदर अमाउंट वी आर रिक्वायर्ड टू रीपे, यानी हमको रीपेमेंट के लिए जो अमाउंट देनी पड़ेगी ना, वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट मानेंगे। कभी कभी दोनों डिफरेंट हो सकती हैं कि हमने लोन कोई दूसरे अमाउंट का लिया है और रीपे हम कुछ दूसरा अमाउंट कर रहे हैं, पॉसिबल चांसेस, ठीक है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग क्या समझते हैं कि भाई इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट, या तो अमाउंट रिसीव्ड या फिर अमाउंट पेड। एग्जाम्पल देखो यहां पे, मिस्टर एक्स, लेट सपोज कि हाँ यहाँ पे एग्जांपल दिया, मिस्टर एक्स टेक्स अ बिजनेस, इज अ बिजनेसमैन, टेक्स अ 5 लाख रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट अ 10% ऑफ इंटरेस्ट। इट इज टू बी रिकॉर्डेड एट द अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ ऑब्लिगेशन। कहने से मिस्टर ए एक्स पे एक ऑब्लिगेशन आ गया कि उसे 10% इंटरेस्ट के साथ 5 लाख रुपए कुछ टाइम पीरियड बाद बैंक को रिटर्न करने। ये क्या है, एक लीगल बाउंडिंग है किसकी, मिस्टर एक्स की। तो इस बाउंडिंग के बदले मिस्टर एक्स को आज कितना पैसा मिला, तो द प्रोसीड्स, अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ ऑब्लिगेशन। तो ये लोन आज कितने पे रिकॉर्ड होगा, जितने पैसे आज आपको मिले उतने पे रिकॉर्ड होगा। Here the obligation is a repayment of a loan as well as the repayment of a interest at an agreed rate of 10%. ठीक है, proceeds received are rupees 5,000, it is a 5 lakh, it is a historical cost of a transaction। यानी इस ट्रांजेक्शन की historical cost क्या हुई, वो अमाउंट जो हमें रिसीव हुई थी।
समझ में आता है कि नहीं आता है? लेकिन एक दूसरी तरह की लाइबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं, इनकम टैक्स लाइबिलिटी का एग्जांपल लो। तो बताओ, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि मुझे गवर्नमेंट को मेरी इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा, बट जब ये लाइबिलिटी मेरे ऊपर इनकर हुई थी तब गवर्नमेंट ने मुझे कुछ पैसे दिए थे क्या? गवर्नमेंट ने मुझे कोई पैसा रिटर्न, मुझे कोई पैसा दिया था क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि इनकम टैक्स तो मैं मेरी इनकम कमाने के ऊपर पे करता हूं। तो इस केस में कहना ही से ये वाली सिचुएशन तो लग ही नहीं सकती है, ये वाली सिचुएशन तो हम यूज ही नहीं कर सकते। ये वाली सिचुएशन क्या बोलती है? ये वाली सिचुएशन ये बोलती है कि लाइबिलिटी को उस अमाउंट पे रिकॉर्ड करो जब आपने वो लाइबिलिटी इनकर की थी, तब आपको कितना पैसा मिला था। भाई इनकम टैक्स की जो लाइबिलिटी है, जब मैं इनकर करता हूं, मैं इनकम टैक्स की लाइबिलिटी मेरे पे कब आती है? जब मैं इनकम कमाता हूं, यस और नो। तो इस लाइबिलिटी को, जब ये लाइबिलिटी मेरे ऊपर आई थी तब मुझे कोई पैसे नहीं मिले थे, तो इसमें हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे उस अमाउंट पे जो अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करनी है। तो इस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाएगा अमाउंट दैट वी आर रिक्वायर्ड टू पे टू द गवर्नमेंट, यस और नो। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ऐसा समझो कि भाई पास्ट में एसेट के लिए जितने में एसेट को पास्ट में खरीदा था वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, और लाइबिलिटी के लिए या तो अमाउंट दैट वी हैव रिसीव्ड या फिर अमाउंट दैट वी आर रिक्वायर्ड टू पे, दोनों में से कोई एक क्या होगी? उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी। नेक्स्ट है करंट कॉस्ट। तो देखो करंट कॉस्ट का मतलब क्या है? तो करंट कॉस्ट का मतलब है कि लेट सपोज एक असेट था जिसको मैंने 5 लाख रुपए में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 5 लाख में। आज सेम असेट मार्केट में कितने में मिल रहा है? 7 लाख में। तो दिस 7 lakhs करंट मार्केट वैल्यू बिकम्स ए करंट कॉस्ट। क्या बन जाएगी ये इस असेट की? करंट कॉस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी इस असेट की? करंट कॉस्ट। ये 5 लाख में मैंने खरीदा था, तो 5 लाख मेरे लिए क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि मैंने इसको इतने में खरीदा था और इसकी आज के दिन पे वैल्यू, आज के दिन पे मार्केट में कितने में मिल रहा है? इसकी करंट कॉस्ट है 7 लाख। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये एग्जाम्पल है किसका? हिस्टोरिकल कॉस्ट का और करंट कॉस्ट का। तो देखो क्या लिखा है, एसेट्स आर कैरिड आउट एन अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट वुड हैव टू बी पेड इफ द सेम या फिर उसके जैसा इक्विवेलेंट एसेट आर एक्वायर्ड करेंटली। यानी आज के दिन अगर हम ये सेम एसेट या फिर ऐसा एसेट लेके आए तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? वो उस एसेट की क्या होती है? वो उस एसेट की करंट कॉस्ट होती है। क्या होती है? करंट कॉस्ट। लाइबिलिटी का मतलब भी सेम होता है। लाइबिलिटीज आर कैरिड एट अनडिस्काउंटेड अमाउंट। इसको छोड़ दो, अनडिस्काउंटेड मतलब क्या होता है आपके लिए? फिलहाल इसका कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो। carried at the amount of cash or cash equivalent that would be required to settle the obligation। यानी आज अगर मुझे ये लोन पे करना हो तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? वो मेरे आज इस लोन की करंट कॉस्ट है। इस लोन की क्या है? करंट कॉस्ट। एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज कि मिस्टर ए ने 1 जनवरी 2000, मिस्टर एक्स ने 1 जनवरी 2000 को एक एसेट परचेस किया था। कितने में? 7 लाख रुपए में। सॉरी, ये कुछ तो गड़बड़ है। ओके, बराबर है, ठीक है। तो एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस ही रिकॉर्ड्स द एसेट एज 7 लाख। तो एसेट्स किस पे रिकॉर्ड होंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो इसने खरीदा कितने में थे? 7 लाख में। तो रिकॉर्ड भी कितने पे होगा? 7 लाख में। लेकिन आज ये मार्केट में फाइंड आउट करता है कि सेम एसेट 1/1/2011 को इसने खरीदा कब था? आज से 11 साल पहले। तो 11 साल बाद इसको मालूम पड़ता है कि इस एसेट को अगर आज मार्केट में खरीदा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी है? आज ये कितना कॉस्ट करेगा मेरे को? 25 लाख रुपए। तो इसकी आज की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी हो गई? खरीदा कितने में था? 7 लाख में। अच्छा, आज सेम एसेट खरीदने जाऊंगा तो कितनी कॉस्ट होगी? कहने से करंट कॉस्ट विल बी 25 लाख। तो करंट कॉस्ट का मतलब होता है कि भाई आज प्रेजेंट में कितना पैसा जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? करंट कॉस्ट। अब लाइबिलिटी का एग्जांपल देखो। मिस्टर एक्स ने एक होम लोन लिया था 1/1/2000 को, और उसमें बोला था 5 लाख रुपए का लोन था 18% इंटरेस्ट के साथ, रिपेबल एट द एंड ऑफ 15th ईयर। यानी 15 साल बाद मुझे इसको रिपे करना था। एज ऑन 1/1/2011 द बैंक अनाउंसेस 1% प्री पेमेंट पेनल्टी ऑन द लोन अमाउंट इफ द लोन इज पेड विद इन 15 days। तो देखो ऐसा प्री पेमेंट पेनल्टी होता है। कैसा होता है कि लेट सपोज मैंने आज लोन लिया, बैंक से एक लोन लिया, ये लोन 15 साल का है, तो मुझे लोन का पैसा कब देना है? 15 साल बाद देना है। सपोज ईएमआई वाला नहीं है, एक साथ ही पे करना 15 साल बाद। लेकिन अब अगर आप बैंक को पहले पे करते हो ना, तो बैंक बोलता है कि यार तुम तो मुझे पहले पे कर रहे हो, तो तुमसे जो इंटरेस्ट कमाने वाला था अब वो मैं नहीं कमा पाऊंगा, और तुम्हारी वजह से मैं किसी और को भी नहीं दे पाया ये लोन।
ठीक है, अगर तुम नहीं जाते, तुमको पैसे की जरूरत नहीं थी, तुम मेरे पास नहीं आते ताकि मैं किसी और को देके इस पे इंटरेस्ट कमा लेता हूं, बैंक बोलता है मेरा तो नुकसान हो गया ना, यस और नो। तो बैंक बोलता है कि मैं तुझसे एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा। क्या लूंगा? एक्स्ट्रा चार्जेस। तो बैंक बोलता है कि ये जो लोन है, लेट सपोज 5 लाख का लोन है, अगर तुम ये 5 लाख का लोन 15 दिन के अंदर ही वापस रीपे करना चाहते हो, तो बैंक बोलता है मेरा तो नुकसान होता है, इसलिए मैं इसका 1% लूंगा, यानी 1% मैं आपसे एक्स्ट्रा लूंगा। यानी अगर मुझे विद इन 15 डेज इस लोन को रीपे करना है, लेने के विद इन 50 डेज, तो कहने से मुझे बैंक को 5 लाख रुपए जो बैंक से लिए थे वो तो देने ही देने पड़ेंगे, प्लस ये 1% भी देना पड़ेगा। तो 5 लाख का 1% होता है 5,000 रुपए। तो कहने से इस टोटल इस लोन को आज रीपे सेटल करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? 5,05,000 रुपए। तो ये लोन लिया कितने में? जब लोन लिया था तो पैसे कितने रिसीव हुए थे? 5 लाख। तो इस लोन की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। बट करंट कॉस्ट कितनी है इस एसेट की? 5,05,000। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। तो कहने से लाइबिलिटी में कि भाई आज इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए टोटल अमाउंट कितनी जाएगी, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? करंट कॉस्ट हो जाएगी उस एसेट की। क्या हो जाएगी? करंट कॉस्ट। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ओके। नेक्स्ट, रियलाइजेबल वैल्यू। अब रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या है कि सेल वैल्यू। आप एक तरह से क्या मान सकते हो? सेल वैल्यू। क्या मान सकते हो इसे? सेल वैल्यू। बट एग्जैक्टली ये सेल वैल्यू नहीं होता है। तो देखो, असेट्स आर कैरिड, अगर हम रियलाइजेबल वैल्यू पे असेट को वैल्यू करेंगे तो असेट्स आर कैरिड, यानी हम असेट्स को शो करेंगे एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट कुड currently be obtained by selling the asset in orderly disposal। यानी अगर हम तरीके से इस असेट को बेचें तो इस असेट को बेच के हमें कितने पैसे रिसीव हो सकते हैं, वो उसकी आज रियलाइजेबल वैल्यू है, यानी सेल्स वैल्यू। क्या? सेल वैल्यू। इसका दूसरा नाम डिस्पोजेबल वैल्यू भी है। यानी अगर आज हम असेट को डिस्पोज कर दें, सेल कर दें, तो हमें कितना पैसा मिलेगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? हैपेजर्ड डिस्पोजल। हैपेजर्ड मतलब बिना तरीके से, ऐसे ही जल्दी जल्दी में बेच दिया, तो द यील्ड समथिंग दे डिस्पोजल में यील्ड समथिंग लेस, यानी हमें जो अमाउंट है वो थोड़ी कम भी मिल सकती है। तो असेट की रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी? तो रियलाइजेबल वैल्यू होगी सेल्स प्राइस। रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी एक असेट की? उसकी सेल्स प्राइस माइनस सेल्स एक्सपेंस, यानी इस सेल को करने के लिए जो एक्सपेंस लगे वो। एग्जांपल, मेरे पास एक बहुत बड़ा लेट सपोज बंगलो है, और उस बंगलो को आज अगर मैं बेचूं तो 50 लाख रुपए मुझे मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 50 लाख रुपए मुझे मिलेंगे। लेकिन इस बंगलो को बेचने के लिए मुझे बोली लगवानी पड़ेगी, ऑक्शन करवाना पड़ेगा। और कहने से ऑक्शन करवाने के लिए एक आदमी होता है ना, 50 लाख एक, 50 लाख दो, तो ऑक्शनर को बुलवाना पड़ेगा जिसकी फीस 1 लाख रुपए है। कहने से बंगला बेच के मुझे मिला कितना? 50 लाख, लेकिन उसमें से 1 लाख तो कौन ले जाएगा? जो ऑक्शनर है वो ले जाएगा। इसलिए मुझे कितना मिलेगा इसमें से? तो कहने से सेल्स एक्सपेंस क्या हो गया मेरा? 1 लाख। ये सेल्स एक्सपेंस में क्या आ जाएगा? सेल्स कमीशन, ब्रोकरेज, ब्रोकर होते हैं ना जो हमारे फ्लैट बिकवाते हैं, तो वो 1% लेते हैं, ये सब, तो वो सब यहां पे आ जाएगा। तो टोटल पैसा मुझे कितना मिलेगा? 49 लाख। और यही इस असेट की रियलाइजेबल वैल्यू है। तो देखो, सेल्स वैल्यू इसकी 50 लाख है, लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है इसकी? 49 लाख। तो रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? एक तरह से सेल्स वैल्यू हुआ, लेकिन उसमें से सिर्फ सेल्स के एक्सपेंस, बाकी सब एक्सपेंस नहीं, सिर्फ सेल्स से रिलेटेड जो एक्सपेंस है ना, वो आप उसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। वो आप उसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके। लाइबिलिटी में देखो क्या लिखा है, लाइबिलिटीज आर कैरीड एट देयर सेटलमेंट वैल्यूज। यानी आज इस लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए, पे करने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। एक तरह से जो आपका करंट कॉस्ट है वही आपका क्या है यहाँ पे? रियलाइजेबल वैल्यू भी है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से कितना पैसे में आज ये लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी, वो मेरी क्या है? रियलाइजेबल वैल्यू है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या दिया है, Mr. X found that he can get 20 lakhs if he would sell the machine purchased on 1/1/2000। यानी आज से 10 साल पहले जो मशीन खरीदी थी 7 लाख रुपए में, आज वो उसे कितने में बेच सकता है? 20 लाख रुपए में बेच सकता है। Which would cost 25 lakh एज इन केस ही वुड बाई इट करेंटली। यानी अगर वो मशीन जो आज इसने 10 साल पहले खरीदी थी, अगर आज इस मशीन को ये मार्केट में जाके बेचे तो कितना मिलेगा इसे? 20 लाख। और यही मशीन आज ये मार्केट से खरीदे नया, तो इसे कितना देना पड़ेगा? 25 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो कहना इसे 7 लाख रुपए जो है वो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, क्योंकि इतने में उसने खरीदा था।
यस और नो? 20 लाख रुपए में कहने से ये बेच सकता है, इसलिए ये 20 लाख इसकी क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू है। क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू है। और 25 लाख में ये आज इसको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, तो ये करंट कॉस्ट हो गई कि भाई आज करंट, आज इसको खरीदना हो तो कितनी कॉस्ट लगेगी, तो 25 लाख। तो तीनों एग्जांपल, तीनों चीज एक ही एग्जांपल में आ गए। अब लाइबिलिटी में देखो, मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही हैड नो मनी टू पे बैंक लोन ₹5 लाख, ठीक है, उसने 5 लाख रुपए पे करने का उसके पास अभी पैसा नहीं है। एंड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये, सॉरी ये क्या लिखा है, कुछ गड़बड़ है इसमें, एक बार रीड कर लें दो। टेक ऑल्सो दैट मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही हैड नो मनी टू पे द बैंक लोन ऑफ ₹5 लाख एंड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, तो मिस्टर एक्स जो है उसको लगता है कि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है अपने 5 लाख रुपए का लोन रिपे करने में। लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर ये 5 लाख रुपए का जो लोन है इसको सेटल करना चाहे तो उसे कितना रुपए देना पड़ेगा बैंक को, 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो इसलिए 5 लाख रुपए उसकी क्या हो गई, रियलाइजेबल वैल्यू। तो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड करंट कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू एंड एसेट की करंट कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। समझ में आता है कि नहीं आता है? और लास्ट टॉपिक जो है वो आपका है प्रेजेंट वैल्यू, एंड दैट आई एम नॉट टीचिंग हियर। क्यों? क्योंकि स्टैट्स के अंदर आपका एक चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो आपको मैथ्स को पास करवाने में आपकी मदद करता है। मैथ्स में आप पास होगे तो किसके भरोसे होगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के भरोसे होगे, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके आपके मैथ्स एंड स्टैट्स के अंदर एक चैप्टर है, ठीक है, वो चैप्टर आपको आएगा, उसके बाद आप प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट राइट नाउ मैं स्किप कर रहा हूं, लेकिन वंस आपका ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके एक चैप्टर है वो हो जाए मैथ्स और स्टैट्स के अंदर, उसके बाद आप आके ये रीड करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग का यूनिट 7 तक खत्म हो गया, बराबर। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यूनिट खत्म हो गया। अभी यूनिट 8 एंड यूनिट 9 का क्या है? तो यूनिट 8 और यूनिट 9 जो है ना वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे है। अब देखो, कोई अगर ऐसा बोले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है तो महाबेवकूफ है। बट कोई अगर ऐसा बोले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए फाउंडेशन लेवल पे इतने काम के नहीं है तो फिर ठीक है। द रीजन बीइंग कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना ये पूरा सिलेबस सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के अंदर इंस्टीट्यूट कवर करता है। यहां पे तो उसका बस आपसे इंट्रोडक्शन करवाया गया है, ठीक है। तो उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, बस यही 3-4 चीजें दे रखी हैं इंस्टीट्यूट ने, बाकी इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं दे रखा। दूसरी चीज कि मैंने पास्ट में भी देखा है, मतलब जब सीपीटी था तब भी यहां से क्वेश्चन नहीं आता था कभी भी। द क्वेश्चन एमसीक्यू आते थे उस टाइम पे तो, बट एमसीक्यूज वर नेवर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। और अभी 5 अटेम्प्ट के लगभग हो गए हैं सीए फाउंडेशन के, और इन 5 एग्जाम्स में आज तक मैंने कोई भी क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे नहीं देखा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट इसमें से पूछ नहीं सकता। अगर उन्होंने सिलेबस में डाल दिया तो दे हैव अ राइट टू आस्क एंड दे कैन आस्क। इंस्टीट्यूट का एक बहुत पुराना आदत है टू सरप्राइज, ठीक है। तो वो सरप्राइज एलिमेंट पे कभी भी यहाँ से 4 मार्क का क्वेश्चन उठा के डाल सकता है। अब 4 मार्क का क्वेश्चन उठा के डालेगा ना तो कोई कुछ चीजें डिटेल में नहीं डालेगा, वो ऑब्जेक्टिव्स डाल देगा कि भाई ऑब्जेक्टिव लिख के बता दो मार्क्स कितने आएंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, हमको बोल देगा बेनिफिट्स लिख के बताओ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख के बताओ। तो उसका एक 4 मार्क का थियरी का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसकी थियरी यहाँ पे लिखी है, लेकिन इस थियरी को मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं। द रीजन, 2 रीजंस। फर्स्ट कि इसका एग्जाम रिलेवेंस बहुत कम है, दूसरा इसका ये रीजन है कि अगर आपको मैं ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा ना पूरी तरह तो भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। द रीजन इज कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, आज तक आपने एक भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा नहीं, उनके पीछे के लॉजिक्स नहीं पढ़े, आप उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कैसे पता कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला कि अकाउंट्स में कहीं पे भी रट्टा नहीं मारना, लेकिन ये पहली बार है कि यहाँ पे आपको ये 2 पेज आपको क्या करने, अगर आपको इच्छा है तो रट्टा मार लेना। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता बट चांसेस है कि पूछ सकते हैं। तो अगर आपके पास खाली टाइम है, आप पढ़ने का, अभी वैसे भी लॉकडाउन है तो कुछ नहीं कर रहे हो,
ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक तरह से रट्टा मार सकते हो। अब देखो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें ना वो ऊपर ऊपर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अभी तक की सारी यूनिट्स में काफी कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है थियरी का, इसके बाद थियरी को टाटा बाय बाय और अपन अपना डेबिट क्रेडिट पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलो अभी देखो अकाउंट्स में क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यहाँ पे ये वर्ड गलत लिखा गया है, स्टैंडर्ड नहीं प्रिंसिपल्स आएगा, कि अकाउंट्स के अंदर कुछ जनरली हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। तो मैंने आपको क्या बोला था, देखो मैंने बोला था ना कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये हमारे आदर्श हैं अकाउंट्स के, इनको फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करवाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रूल्स। और इन्हीं रूल्स को हम गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैप। गैप का मतलब क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी गैप। तो अभी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग गैप्स होते हैं। जैसे इंडिया फॉलो करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इसका नया वर्जन आया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दोनों में फर्क है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग होते हैं, तो दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, यूएस वालों के खुद के अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनके भी खुद के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं यूएस गैप। यूके वालों के खुद के अलग हैं, वो उसको बोलते हैं यूके गैप। ठीक है, और एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड करके जो मोस्ट पॉपुलर है, IFRS। ठीक है, तो ये एक तरह की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कंट्रीज जो है फॉलो करती हैं इसको। जैसे पाकिस्तान फॉलो करता है, ठीक है, चाइना फॉलो करता है, ठीक है, और भी बहुत सारी n नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जो क्या फॉलो करती हैं, IFRS फॉलो करती हैं। पाकिस्तान तो इसलिए फॉलो करता है, वो लोग सोचते हैं कि यार अभी कौन नया बनाएगा, एक काम करो उर्दू का ट्रांसलेटर लेके आओ, उसको बिठाओ यहाँ पे, वही कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो वो लोग ऐसे कोई बड़ी इकोनॉमी है, कुछ अच्छा कर रहे हैं इसलिए नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनको तो त्रास है कि भाई खुद का कौन बनाएगा, इससे अच्छा उनका ही फॉलो कर लो। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने IFRS नहीं फॉलो किए, हमने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, फिर उसके बाद हमने उसमें से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक बेटर वर्जन बनाया और हम उनको फॉलो करते हैं। यूएस वाले यूएस का फॉलो करते हैं, यूके वाले यूको, यानी जितनी भी मेजर इकोनॉमी है चाइना को छोड़ के, वो सारे के सारे इकोनॉमी ऑलमोस्ट अपना खुद के अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करते हैं, जिनको वो अलग अलग नाम से बुलाते हैं, उन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। इंडिया में हम उन्हें क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। यानी इंडिया में कौन इशू करता है, तो इंडिया में पहले ICAI इशू करता था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इशू करता था। अब ICAI उनको बनाता है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अकाउंटिंग रूल्स बनाता है, लेकिन उनको इशू करता है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनको इशू नहीं करता है। समझ में आता है कि नहीं आता है। अब ये जो अकाउंटिंग बॉडी है ये पॉलिसीज बनाती है अलग अलग मैटर पे, कि भाई चलो कोई प्रॉब्लम आया कि इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, तो उस फ्रॉड को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो उस फ्रॉड से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया और उसका नाम दे दिया AS2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। यानी इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी चीजें किस में लिख दी, AS2 में लिख दी। बोले भाई फिक्स एसेट्स में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, इनकी अकाउंटिंग नहीं समझ में आ रही है, कैसे करें, तो AS10 बनाया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसका नाम दे दिया, और उसके अंदर जितने भी फिक्स एसेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे उन सब प्रॉब्लम का आंसर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली क्या बनते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एक तो ये है कि भाई सारे अकाउंट्स कंपेरेबल हों, ठीक है, नॉन कंपेरेबिलिटी को हमें एलिमिनेट करना है, इसके लिए हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। दूसरा कि एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना। अभी लेट सपोज आप एक डॉक्टर के पास गए, ठीक है, वो डॉक्टर एक डॉक्टर के पास गए, एक डॉक्टर बोलता है कि आपको डेंगू है, दूसरे डॉक्टर के पास गए वो बोलता है मलेरिया, और तीसरे के पास गए वो बोलता है टाइफॉइड है। अभी तीनों ही डॉक्टर पे आपको संदेह होगा कि नहीं होगा, आपको लगेगा यार ये डॉक्टर तो है ना सच में, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कहने से जब तक डॉक्टर एज ए डॉक्टर सब तीनों डॉक्टर सेम चीज नहीं बोलेंगे तो कहने से मुझे उन पे भरोसा आएगा क्या, नहीं आएगा। उसी हिसाब से जब अकाउंटेंट है, सोचो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अकाउंटेंट यानी CA, एक CA बोलता है ऐसे करने का, दूसरा CA बोलता है ऐसे करने का, तीसरा CA ऐसा बोलता है ऐसा करने का, किस पे भरोसा करें। तो ये सब चीजें ना हो, सब एक कॉमन प्रैक्टिस फॉलो करें, उसके लिए भी हम लोग ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया।
ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, वो स्टैंडर्ड सेट हो जाए इसके लिए भी हम लोग ने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कैसे किए जाते हैं, तो पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है एरिया को, जैसे कि भाई प्रॉब्लम किधर है, तो लेट्स हमें लगा कि यार इन्वेंट्री में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे मेजर करें, कैसे रिकॉर्डिंग करें, कैसे जर्नल एंट्री पास करें, उसमें अलग अलग चीजें हमें प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज को इन्वेंट्री बोलें, किस चीज को इन्वेंट्री नहीं बोलें, ऐसे सब हमको प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार एरिया ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है उसके बाद इंस्टीट्यूट के स्टडी ग्रुप होते हैं। अब स्टडी ग्रुप का मतलब क्या है कि जो लोग सीए बन जाते हैं, ठीक है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाते हैं, उनका फिर अलग अलग डिफरेंट एरिया हो जाता है। आपको मालूम है कि आप सीए बनने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऑफिस खोल सकते हो और जॉब कर सकते हो, अब जॉब में भी अलग अलग फील्ड है, आपको इंश्योरेंस में जाना है, आपको बैंकिंग में जाना है, ठीक है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना है, आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में जाना है, ठीक है, आपको ऑडिटिंग में जाना है, ऑडिटिंग में भी अलग अलग फील्ड है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाना है, आपको टैक्स ऑडिट्स के अंदर जाना है, आपको इंटरनल ऑडिट्स के अंदर जाना है, आपको मैनेजमेंट ऑडिट्स के अंदर जाना है, आपको कौन सी ऑडिट्स के अंदर जाना है, तो ऐसे करके आपको वेरियस फील्ड्स हैं। तो जब हम सीए बन जाते हैं ना यूजुअली, तो हम एक फील्ड चूज कर लेते हैं, लेट्स से कि मैंने चूज किया फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट में मैं क्या करता हूं, मैं शेयर्स, डिबेंचर्स, उनकी ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब कैसे खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, पूरा मुझे शेयर्स मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज रहेगा। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा ना कोई भी शेयर मार्केट के रिलेटेड, तो मेरे जैसे लोगों को इंस्टीट्यूट देखता है भाई किधर है ये लोग जो इस फील्ड के अंदर अपनी एक्सपर्ट रखते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम सबको इकट्ठा करके इंस्टीट्यूट एक ग्रुप बनाता है जिसे स्टडी ग्रुप बोलते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं कि यार इस प्रॉब्लम में क्या, ये क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के क्या सोल्यूशन होते हैं। तो हमको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एक स्टडी ग्रुप और उसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड सर्कुलेशंस। जब हम लोग स्टडी ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो एक स्टडी ग्रुप अहमदाबाद में बनाया, एक स्टडी ग्रुप मुंबई के अंदर बनाया, तो ऐसे ये स्टडी ग्रुप बनाए जाते हैं और ये उस टॉपिक के बारे में अपनी अपनी रिसर्च बताते हैं और ये रिसर्च बताने के बाद एक ड्राफ्ट बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको आपस में सर्कुलेट करते हैं। वंस द ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड, उसके बाद इंस्टीट्यूट ये सब ड्राफ्ट इकट्ठा करके एक फाइनल ड्राफ्ट बनाता है और इस पे व्यूज लेता है अलग अलग डिफरेंट बॉडीज के, जैसे कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाम सुना होगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजता है कि देखो ऐसा अकाउंट्स के बारे में रूल बना रहे, तुमको कोई तकलीफ है तो बोलो, तुम्हारे कोई सुझाव है तो बताओ। उसके बाद IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब ऐसी अलग अलग बॉडीज हैं, उनको भेजा जाता है कि भाई तुमको कोई तकलीफ है तो बोलो। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा एक अकाउंट्स के बारे में एक स्टैंडर्ड बना दे, यानी अकाउंट्स का एक रूल बना दे। अब सेबी वे भी अपना फीडबैक देते हैं, सजेशन देते हैं, इंस्टीट्यूट उनको लेता है, इंस्टीट्यूट को लगता है हाँ ये सही है तो उनको कंसीडर करता है, उनसे मीटिंग करता है कि भाई आपको क्यों सही लग रहा है, ठीक है, वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उनसे मीटिंग करके इंस्टीट्यूट फाइंड करता है कि भाई आपको ऐसा क्यों लगता है। फिर फाइनल डिसीजन लेके इंस्टीट्यूट एक फाइनल एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाता है, यानी एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनाता है। अभी भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। अब एक बार फाइनल ड्राफ्ट बन जाता है उसके बाद इंस्टीट्यूट इसे अपलोड कर देता है ICAI की वेबसाइट पे फॉर पब्लिक कमेंट्स। यानी भाई ये स्टडी ग्रुप में सब लोग, सारे एक्सपर्ट्स तो नहीं आए होंगे ना, कुछ एक्सपर्ट्स ही हैं, तो बाकी जो एक्सपर्ट्स स्टडी ग्रुप के अंदर नहीं थे, जो सीए हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी ओपिनियन लेने के लिए इंस्टीट्यूट अपना एक्सपोजर ड्राफ्ट को वेबसाइट पे अपलोड कर देता है कि भाई इसे डाउनलोड करो, पढ़ो, और इसमें तुम्हें और कोई सजेशन और फीडबैक देना है तो इंस्टीट्यूट को लिखो। इंस्टीट्यूट आपके फीडबैक को कंसीडर करके अगर इसमें मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होगा तो मॉडिफाई करके उसके बाद नया ड्राफ्ट जारी करेगा। और एक बार ये ड्राफ्ट जारी हो गया उसके बाद इंस्टीट्यूट क्या कर देता था, इश्यूज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंस्टीट्यूट क्या कर देता है, इशू कर देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इंडियस में भी ऐसा ही होता है, सेम इज फॉलोड इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक बार आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेडी हो जाता है उसके बाद आप इसको किसको भेज देते हो, आप इसको भेज देते हो नाकास। अब नाकास क्या है, तो ये गवर्नमेंट बॉडी है, एक गवर्नमेंट बॉडी है। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इज नॉट ए गवर्नमेंट बॉडी, ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। यानी गवर्नमेंट बोलेगा इंस्टीट्यूट बंद करो, चालू करो, इसको डिग्री दो, इसको डिग्री मत दो, ये करो वो करो, इंस्टीट्यूट नहीं मानेगा ये सब चीजों को, क्योंकि इंस्टीट्यूट इज नॉट ए गवर्नमेंट बॉडी, इट इज सेटअप अंडर ए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट जो है ना हमारी कंट्री का, उसने इंस्टीट्यूट को बनाया है,
ठीक है, तो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है, तो इसलिए इंस्टीट्यूट इज नॉट एग्जैक्टली नॉट ए प्रॉपर गवर्नमेंट बॉडी जो इंस्टीट्यूट की सारी जो गवर्नमेंट की सारी बातें मानेगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो नाकास एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, नाकास। तो नाकास एक एडवाइजरी कमेटी है जो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फिर देखता है, गवर्नमेंट के तरह से स्टडी करता है कि यार हम गवर्नमेंट है, हमारे लिए बराबर है ना ये, तो गवर्नमेंट फिर ये एक बार देखता है कि हाँ सब बराबर है, उसके बाद ये रिकमेंड करता है इसको, किसको, एमसीए को। एमसीए क्या है, तो मिनिस्ट्री है जो कंपनीज से डील करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। किससे, क्या नाम है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर फिर इसको क्या कर देता है, इशू कर देता है। वंस इट इज इशूड, उसके बाद इट हैज टू बी फॉलोड बाय ऑल द कंपनीज एंड बिजनेस, जिनको ये अप्लाई होगा उन सबको। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी कंपनीज को नहीं लगते हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ बड़ी कंपनीज को लगते हैं। तो जिनको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगना है उन कंपनीज को कंपलसरी इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये प्रोसेस है इश्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि बेनिफिट्स क्या है भाई। तो मैंने बताया कि भाई हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएशन नहीं रहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है, उसके बाद डिस्प्यूट नहीं रहेंगे, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी अकाउंट्स बनाने के अंदर, ठीक है। तो ऐसे एक बार जस्ट आप रीड करना, ये कहीं पे किसी को कोई डाउट लगे तो मुझे पूछना, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसमें से एज सच ज़्यादा मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब एक चीज़ याद रखो, ये याद नहीं करनी है आपको कि AS1 का नाम ये है, AS2 का नाम ये है, AS3 का नाम ये है, नहीं, ये लिस्ट आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस दी गई है, इसको याद नहीं करना है। टोटल इंस्टीट्यूट ने आज तक ऐसे तो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए थे, कितने, 32, लेकिन 30, 31, 32 इन तीन को इंस्टीट्यूट ने फिर क्या कर दिया, विड्रॉ कर लिया, यानी कैंसिल कर दिया। और इसके साथ साथ इन बाकी जो 29 बचे, इन 29 में से भी AS6 को विड्रॉ कर लिया और AS8 को विड्रॉ कर लिया। ये दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कर लिए गए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को विड्रॉ कर लिया, यानी पहले तो इनको रूल्स बनाया था लेकिन फिर इनको क्या कर दिया गया, कैंसिल। याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद बुक में लिखा है, नो नीड टू रिमेंबर दिस लिस्ट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए पूछा नहीं जाएगा। बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको क्या याद रखना है, तो एक लिमिटेशंस थोड़ा रीड कर लेना, बेनिफिट और ये प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इसको याद रख लेना, और ऑब्जेक्टिव्स, दैट्स इट, ये 4 चीज। उसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये यूनिट नंबर 9 है, इतना छोटा सा ही है, ठीक है, ऐसे बुक में तो बहुत बड़ा दे रखा है, बट उसमें से मान के चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से तो फिर भी थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बट इसमें से नहीं पूछ सकते क्योंकि ये फाइनल का टॉपिक है, ये इंटरमीडिएट में भी नहीं पूछते हैं। इंडियस तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इंटरमीडिएट में आते हैं, इंडेस तो फाइनल में आते हैं, तो फाइनल का टॉपिक तो फाउंडेशन में नहीं पूछ सकते। तो यूनिट नंबर 9 तो ऐसा मान लो कि ये तो पढ़ना ही नहीं है तुम्हें, छोड़ दो उसको एज इट इज, क्योंकि ये जब आएगा फाइनल में तब पढ़ेंगे, डिटेल में आएगा उधर। तो बहुत मान लो 60% आपका अकाउंट्स का पेपर है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो IFRS का एक वर्जन, IFRS जैसा ही है वो। तो अभी देखो, जिसको फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ कि लेट सपोज कि मेरे को चॉइस मिलता है, मुझे चॉइस मिलता है कोचिंग क्लास स्टार्ट करने का। मुझे 2 चॉइस दिया जाता है। लेट सपोज मैं कहाँ से आया हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। मैं कहाँ से हूँ, राजस्थान से। तो कहने से मैं बोलता क्या रहूँगा, कहने से ऑब्वियसली हिंदी या मारवाड़ी बोलता हूँ, हाँ या ना। अब मुझे चॉइस दी जाती है कि आप बिजनेस स्टार्ट करो सर, आप कोचिंग क्लास स्टार्ट करो, और 2 चॉइस दी जाती है। एक दिया जाता है गुजरात कि सर आप गुजरात में अपना बिजनेस स्टार्ट करो, बोला ठीक है, और एक ऑप्शन दिया जाता है केरला। अब केरला में मुझे ना गारंटी मिल रही है ऐसा कि सर अगर आप गुजरात में स्टार्ट करोगे ना तो आपको पहले दिन ही 50 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, आपको 50 स्टूडेंट आप पहले दिन होंगे आपके पास, आप पढ़ा सकते हो। कहने से 50 स्टूडेंट होंगे तो 50 स्टूडेंट का फीस मेरे को मिलेगा एज इट इज, यस और नो, फर्स्ट डे। और अगर मैं केरला जाता हूं तो केरला में गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको 100 स्टूडेंट देंगे, लेकिन सर आप हमारे इधर आके पढ़ाओ। अब मुझे एक बात बताओ, मैं जाऊंगा किधर, मैं राजस्थान से गुजरात जाके पढ़ाऊंगा कि केरला जाके पढ़ाऊंगा, दोनों में से कौन सी जगह जाके पढ़ाऊंगा?
तो जो लोग बोल रहे हैं केरला, वो गलत है। मैं केरला जाके नहीं पढ़ाऊंगा, मैं गुजरात जाके पढ़ाऊंगा। द रीजन बीइंग इज वेरी सिंपल। देखो, ना मुझे गुजराती आती है और ना मुझे केरला की लैंग्वेज, शायद मलयाली है, ठीक है, मलयालम है, तो ना मुझे मलयालम आती है, मुझे दोनों ही लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन कहने से आई वुड बी मोर कंफर्टेबल विद गुजराती। क्यों? क्योंकि गुजराती थोड़ी थोड़ी हिंदी जैसी है, कुछ कुछ वर्ड्स अलग हैं, कुछ कुछ वर्ड्स सेम हैं। यस और नो? तो कहने से मैं कंफर्टेबल कहां पे होऊंगा? जहां पे मैं लैंग्वेज समझ सकता हूं। इसलिए इवन दो मुझे 50 स्टूडेंट ही मिलेंगे यहां पे, फिर भी मैं बिजनेस करने कहां पे आऊंगा? मैं बिजनेस करने गुजरात आऊंगा। सेम वे ऐसा ही होता है अकाउंट्स में। जब इंडिया और चाइना, ये दो कंट्री की बात करूं, तो इंडिया क्या करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता था। क्या फॉलो करता था? अकाउंटिंग। और चाइना क्या फॉलो करता है? चाइना फॉलो करता है IFRS। तो अब लेट्स सपोज यूरोप का, यूरोपियन कोई कंट्री का एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को अपनी एक प्लांट डालना है, एक फैक्ट्री डालनी है, तो बताओ वो फैक्ट्री इंडिया में डालेगा कि वो फैक्ट्री चाइना में डालेगा? तो आंसर है कि वो फैक्ट्री डालेगा कहां पे? चाइना में। क्यों? क्योंकि हम यहां पे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वो लैंग्वेज की बात करें अकाउंट्स के लैंग्वेज की, नॉर्मल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों अकाउंट्स के लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? क्योंकि उसको तो अकाउंट्स देख के ही समझ, वो थोड़ी ना रोज आके चाइना में फैक्ट्री में बैठेगा। कहने से वो तो यूरोप में अपने ऑफिस में बैठ के अपना फैक्ट्री का परफॉर्मेंस देखेगा, और कहने से वो फैक्ट्री का परफॉर्मेंस कैसे समझेगा? अकाउंट्स से। तो जब अकाउंट्स बनाने के लिए हम क्या फॉलो करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये क्या फॉलो करता है? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो करती हैं। और इंटरनेशनली सबसे अच्छा किसको माना जाता है? IFRS को माना जाता है। तो इन सबको इन्वेस्टर्स जो यूरोप से हैं, कहना से दे वुड बी मच कंफर्टेबल विद IFRS। तो बोलेंगे भाई मुझे चाइना में ही जाना है। क्यों? क्योंकि चाइना में जो इस तरह से अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो मुझे ज्यादा समझ में आते हैं, वो मेरे जैसे ही हैं, जैसे मैं बनाता हूं वैसे ही वो बनाते हैं। वेयर एज इंडिया वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने रूल्स के हिसाब से बनाते हैं, तो उसकी वजह से अकाउंट्स में बहुत डिफरेंस आता है। मुझे अकाउंट समझ में नहीं आएगा इंडिया वालों का, इसलिए मैं इंडिया में मेरी फैक्ट्री को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे इंडिया में अपनी फैक्ट्री स्टार्ट नहीं करनी। तो ये प्रॉब्लम आ रहा था। इसलिए देखो चाइना ग्रो हुआ ना, उसका एक रीजन ये भी है कि चाइना इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड स्टेज। उसका रीजन ये कि चाइना इतना आगे क्यों है? क्योंकि उन्होंने IFRS ऑलमोस्ट अराउंड 1980s या 1970s में इंप्लीमेंट कर दिए थे, वेरेज हमने आज तक IFRS इंप्लीमेंट नहीं किए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2010 के अंदर ऐसा लगा यार ये प्रॉब्लम है। 2010 के अंदर क्या लगा? प्रॉब्लम है। और पहली कमेटी बनाई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, ICAI ने पहली कमेटी बनाई जो ये डिसाइड करेगी कि भाई हम ये AS को छोड़ के हम IFRS पे मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जब ये कमेटी ने पढ़ाई किया, रिसर्च किया कि भाई हम AS को छोड़ के क्या IFRS पे जा सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं, तो इनका आंसर था नो। बोले क्यों? क्योंकि बोले यूरोप की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमी जहां पे है, उनके गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, उनकी जो बिजनेस करने के तरीके हैं वो अलग हैं और हमारे तरीके अलग हैं। तो अगर हम IFRS फॉलो करेंगे तो हमारे यहाँ पे सही नहीं होगा, हमारे अकाउंट्स बहुत मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। बिजनेस हमारे अपने अपने अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं? बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नाम सुना है? प्रेफरेंस शेयर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? तो कहने से प्रेफरेंस शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर शेयर कैपिटल है, यानी कहने से इसको हम ओनर्स कैपिटल बोलते हैं। यस और नो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडिया में हम इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। लेकिन IFRS बोलता है काय का प्रेफरेंस शेयर होल्डर यार, ठीक है, ये कैसा शेयर होल्डर हुआ? ये शेयर होल्डर नहीं है, ये तो लाइबिलिटी है। उसको वो लोग क्या मानते हैं? लाइबिलिटी। बोले क्यों? कि बोले ये तो एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड लेता है। नाम ही तो अलग है बट फिक्स रिटर्न तो इसको फिक्स ही मिलता है ना, 10%, 10%, 10%। और कंपनी बंद होने वाली है तो सबसे पहले आके पैसे भी यही मांगता है। जैसे लाइबिलिटी को हम पे ऑफ करते हैं, उसके बाद सबसे पहले पैसे कौन मांगता है? ओनर्स के। अगर ये ओनर है तो ओनर के साथ खड़ा होकर पैसा लेना, ये पहले ही पैसे आके मांगने लग जाता है। इसलिए बोला कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो हमारा कैपिटल नहीं, वो क्या है? लाइबिलिटी। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा IFRS बोलता है। तो इंडिया में जो ग्रुप बनाया गया था, जो कमिटी बनाई गई थी, उसने बोला नहीं भाई ये नहीं चलेगा इंडिया में, हम लोग को तो उसको कैपिटल ही मानना है, हम उसको लाइबिलिटी नहीं मान सकते। तो इसके लिए क्या किया इंस्टीट्यूट ने? डिसाइड किया कि भाई हम IFRS पूरा नहीं फॉलो करेंगे, हम IFRS को एज इट इज लेंगे, हम IFRS को एज इट इज लेंगे और फिर IFRS को हम लोग क्या करेंगे? मॉडिफाई कर देंगे थोड़ा सा।
यानी जहां जहां पे हमको लगेगा ना कि ये रूल्स हमारे इंडिया के हिसाब से बराबर नहीं है, वहां पे इन रूल्स को हम चेंज कर देंगे। लेकिन आईएफआरएस की एक कंडीशन है, आईएफआरएस की ये कंडीशन है कि अगर आपकी कंट्री आईएफआरएस फॉलो करना चाहती है तो उसको एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा, यानी आप उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। आप मॉडिफिकेशन करके ये नहीं बोल सकते कि हम आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो चीटिंग हो जाएगा ना। कोई सोचेगा हाँ यार ये तो वही आईएफआरएस है जो मैं पढ़ता हूँ, चलो इसके हिसाब से अकाउंट बनाया। लेकिन आपने तो अकाउंट्स दूसरे तरीके से बनाए, क्योंकि आपने अपने आईएफआरएस में चेंजेस कर दिए। इसलिए आईएफआरएस जो बोर्ड है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड है, उसने बोला है कि भाई आपको आईएफआरएस फॉलो करना है तो आपको सारा करो या फिर मत करो। तो हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है, हमने आईएफआरएस लिया, उसमें मॉडिफिकेशन किए जहां जहां करने थे, और हमने उनको बोला कि भाई आप हमें इनको आईएफआरएस नहीं बोलने दोगे ना, आप ये नहीं बोलने दोगे ना कि हम लोग आईएफआरएस नहीं फॉलो करते। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम आईएफआरएस नहीं फॉलो करते, हम इनको एक नया नाम दे देंगे और हम बोलेंगे कि इंड एएस है। ये क्या है? इंड एएस है, एएस नहीं है, ये क्या है? इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इंड एएस बेसिकली क्या है कि आईएफआरएस ही है विद सम चेंजेस। हमने थोड़े उसमें हमारे हिसाब से चेंजेस किए, अराउंड 10 to 15% हम लोग ने उसमें क्या किया है, चेंजेस किए हैं थोड़े, और उसके बाद हमने आईएफआरएस को क्या किया, अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया है। समझ में आता कि नहीं आता है? तो ये कहानी है। अब क्या होता है कि अब कोई यूरोप का एक आदमी है, उसको बोला, वो बोलता है कि भाई मेरे को फैक्ट्री सेटअप करना, हम बोलते हैं इंडिया आओ, तो वो बोलता है कि यार तुम तो इंड एएस फॉलो करते हो, तुम आईएफआरएस नहीं फॉलो करते। तो हम बोलते हैं देखो सर, आपकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज सेम ही है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है, उसके लिए डिक्शनरी ले लो। यानी हम उसको एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं जिस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि आईएफआरएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये फर्क है। तो कहना ही से अगर मैं गुजरात आ जाऊं और गुजरात में आके मुझे कोई डिक्शनरी दे दे, केमछो का मतलब क्या होता है, कैसे हो, अगर ऐसी डिक्शनरी दे दे तो कहने से इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर मी रेदर देन गोइंग टू द केरला। यस और नो? कहने से मैं यहाँ पे गुजरात में अब कंफर्टेबल हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? हो जाऊंगा। और कहने से अब मैं गुजरात में बिजनेस करूंगा कि नहीं करूंगा? यस, मैं गुजरात में। तो इस तरह से इंडिया में भी और बिजनेस आए, इसके लिए हम लोग ने क्या फॉलो किया, इंड एएस फॉलो किया। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% यही रीजन है, बट लास्ट 8 to 9 ईयर्स के अंदर देखो आप, लास्ट 8 to 9 ईयर्स भी नहीं, 5 to 6 ईयर्स के अंदर देखो आप, 5 से 6 साल के अंदर इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी आया है। बहुत सारे नए नए बिजनेसेस इंडिया में ऑपरेट करना स्टार्ट किए हैं, जो अभी एक्चुअली हम जब जो डेटा देखते हैं गवर्नमेंट का, उसमें नहीं दिखता है, उसमें तो ऐसा लगता है कि एफडीआई इंडिया से कम हुआ है। लेकिन एक्चुअल में आप देखो ना, तो आप खुद थोड़ा महसूस करो ना कि पहले कितने इंटरनेशनल ब्रांड्स ऐसे थे जो इंडिया में नहीं ऑपरेट करते थे, ठीक है, अब वो ऑपरेट करते हैं। जैसे किया है, ठीक है, किया करके कार कंपनी है ना, ठीक है, तो वो इंडिया में आ गई है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग दूसरी और जीप करके कंपनी है, वो भी इंडिया में आ गई, और भी 2-3 मुझे नाम नहीं मालूम, वो सब कंपनीज इंडिया में आए। तो बाहर की कंपनीज इंडिया में क्यों आ रही है? क्योंकि अब उनका इंडिया में बिजनेस करना थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि हम भी अब क्या फॉलो करने लगे, इंड एएस। तो अब आप बोलोगे सर हम लोग, एक बात बताओ कि हम एएस फॉलो कर रहे हैं कि हम इंड एएस फॉलो कर रहे हैं? तो हम दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। कैसे? तो कुछ कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं टर्नओवर की कंडीशंस और वो सब में, बट मैं ऐसा बोल सकता हूं सम बिग कंपनीज, ऐसा मान लो वो कंपनीज जिनकी वैल्यू इज मोर देन 250 करोड़, लिमिटेड कंपनी जिनकी वैल्यू मोर देन 250 करोड़ है, वो सब क्या फॉलो कर रही हैं, इंड एएस फॉलो कर रही हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद सारी इंश्योरेंस कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी। और अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं कोई इनमें से एक आधा कंपनी, में डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, तो वो इस साल से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। गवर्नमेंट ने पहले ऐसा बोला कि 500 करोड़ से बड़ी कंपनी है ना, वो 1 अप्रैल 2018 से फॉलो करो, जो 250 करोड़ से बड़ी हैं वो 1 अप्रैल 2019 से। तो सबको टाइम दिया कि भाई टाइम लो, अपने अकाउंट्स को कन्वर्ट करने में समय लगेगा। तो धीरे धीरे करके कुछ कंपनियों को पहले एप्लीकेबल किया, फिर थोड़ी और कंपनियां, फिर थोड़ी और कंपनियां, ऐसे करके इसका स्कोप बढ़ते गया। तो इंड एएस कुछ बड़ी कंपनीज को एप्लीकेबल है, ठीक है, वेरेस बाकी कंपनीज, ठीक है, लेस देन 250 करोड़ वाली कंपनी एंड अदर बिजनेसेस, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये सब कौन सा अकाउंटिंग क्या फॉलो करते हैं? ये अभी भी हमारे पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल अलग बोलते हैं, इंड एएस के रूल अलग बोलते हैं, ठीक है। बट कुछ बड़ी कंपनीज को इंड एएस फॉलो करने हैं और छोटी कंपनीज को एएस फॉलो करने हैं।
तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, एएस और इंड एएस के बीच में। आपको क्या पढ़ना है इंड एएस में, तो कुछ नहीं, एएस में क्या पढ़ना है, बेनिफिट यानी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, और उसको बनाते कैसे हैं, उसका एक प्रोसीजर के जो हेडलाइंस दिए ना, सिर्फ वो हेडिंग पढ़ो, उसके अंदर का नहीं पढ़ोगे दैट इज ऑल्सो फाइन। सिर्फ हेडिंग एग्जाम में आएगा, 8 हेडिंग है टोटल, 8 हेडिंग लिख के आ जाना, दैट्स इट, काम खत्म हो जाएगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। तो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, जहां पे हम लोग का रियल अकाउंट्स चालू हो रहा होगा। जो बोरिंग पार्ट है वो थोड़ा सा खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के साथ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स।